नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टाफीड में। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे सितारे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो टेलीविजन की दुनिया से की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और जबरदस्त तरीके से लोगों का दिल जीतते हुए नजर आए। यही वजह है कि अब वो वेब सीरीज की दुनिया में काफी धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रोहित रॉय बॉस की। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित इंस्टाफीड में। थैंक यू फॉर हैविंग मी दीपाक्षी। पेपर वेब सीरीज के अंदर जो आप किरदार निभा रहे हैं वो बाकी आपके जितने अब तक के निभाए गए किरदारों से किस तरह से अलग है, उस बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? दीपाक्षी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये नेगेटिव किरदार बिल्कुल ही नहीं है। शायद ट्रेलर और टीजर देख के ऐसा लग रहा होगा कि नेगेटिव है, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि एक इंसान के अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और तभी वो पूरी तरह एक ह्यूमन बीइंग बनता है। इसमें जो किरदार है अब्दुल, वो एक छोटे से गांव में नारियल पानी बेचता था और वहां से शुरुआत करके कैसे उसकी जर्नी पहुंची, जब वो मतलब मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन उसके हाथ में कम से कम 20-30 हजार करोड़ रुपए थे और वो भी कैश में। तो ये हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से कोई भी एक्टर या कहीं भी दुनिया में भी कोई भी एक्टर हो तो ऐसा किरदार प्ले करने में, इस किस्म के शो का हिस्सा बनने में बहुत मजा आता है। और मेरे लिए भी ये बहुत ही एक अच्छी जर्नी रही है। इस वेब सीरीज को बनाते वक्त आपके लिए कौन सा शानदार पड़ रहा है? क्योंकि जब हम कोई चीज काम करते हैं या फिर कोई भी चीज के साथ हम जुड़ते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो है वो यादें बनती हुई नजर आती है। तो आपके लिए इस वेब सीरीज को शूट करने के दौरान सबसे यादगार चीज क्या थी? ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं आपको कि इस शो को शूट करने के दौरान कई ऐसे पल आए। हंसी मजाक के पल तो होते ही हैं, लेकिन कई ऐसे पल आए जब एज एन एक्टर, बतौर एक्टर, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने करेक्ट सुर छेड़ दिया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी अपने आप को बहुत सक्षम एक्टर समझा नहीं है। अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन इस शो में मैंने एक हैदराबादी इंसान की भूमिका निभाई है। तो उसका जो लहजा था, उसके जो प्रोनाउंसिएशंस थे, जो लफ्ज वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब जब मैं करता था तो सेट पे बड़ी तारीफें होती थी। और किसी भी एक्टर के लिए आप कितना भी काम कर लें, किसी भी एक्टर के लिए ये मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं। और मुझे याद है कि हम लोग जेल में एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, वहां पे मुझे बुरी तरह से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। और वो सीन जब हमने शूट किया तो सारी यूनिट जो वहां मौजूद थी, सीन के बाद उन्होंने सबने तालियां बजाई। अब ये पता नहीं मेरे लिए बजाई या सीन अच्छा निकला उसके लिए बजाई, लेकिन तालियां जरूर बजी और ये मेरे लिए एक बहुत ही खास मोमेंट था शो में। वेब सीरीज के अंदर जो आप किरदार निभा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि उसके अंदर बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बात रखने का तरीका अलग होता है, तो उसके लिए आपने किस तरह की तैयारियां की? सबसे पहले तो मैं दीपाक्षी आपको ये बताऊंगा कि मैंने अभी तक जितनी फिल्में की हैं, टेलीविजन किया है, वेब शोज किए हैं, मैंने कभी भी प्रेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं की। मैं अपने आप को इम्प्रोव एक्टर मानता हूँ। मैं अपनी लाइनें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाता हूँ ताकि सीन पूरी तरह मुझे याद हो, मेरे जहन में हो। इतना ही नहीं, मैं जब सीन पढ़ता हूँ तो मुझे आपके डायलॉग भी याद रहते हैं। तो ये एक मेरी प्रिपरेशन रही है। लेकिन इस शो में पेपर में बहुत जरूरी था कि मैं एक कैरेक्टर बिल्ड करूं। लोगों का मानना था कि काबिल में मैंने बहुत अच्छी तरीके से काबिल में वो कैरेक्टर को बिल्ड किया था, लेकिन यकीन जानिए वो बहुत आसान था इसके कंपैरिजन में। इसमें एक गांव वाला था, तो एक बहुत सिंपल सा किरदार था जो पहले एपिसोड में आप देखेंगे। उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां पे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है, पर फिर भी एक सिंपलटन होता है। तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी कि ये ग्राफ सही लगना चाहिए। और फाइनली जब वो बन जाता है, जो जिसे हम चलिए डॉन कहते हैं, तो वहां पे एकदम एक एरोगेंट सेल्फ, एक एरोगेंट आदमी जो फुली कॉन्फिडेंट है अपने आप पे। तो वो सारी चीजें जो एक एक्टर को बहुत कम वक्त मिलता है वेब सीरीज में, वो पूरा ग्राफ बिल्ड करने का। हम लोग लीनियर शूट नहीं करते हैं, कभी एक एपिसोड शूट किया, कभी 7वां एपिसोड शूट किया, वो सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो मेरे लिए यही एक प्रेप मैंने किया कि मैंने पूरे जो 10-12 एपिसोड है वो अपने अंदर संभालिए। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी नन्ही सी बेटी ने आपको जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है। तो सर, अब तक क्या क्या चीजें जो है आप अपनी बेटी से सीख चुके हैं और वो किस तरह से जो है आपको आगे भी और चीजें जो है वो सिखाती हुई नजर आई हैं? मैंने सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एक
पिता के लिए बेटी का प्यार जो होता है और एक बेटी के लिए पिता का प्यार जो होता है, इसके सामने सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। मैं हमेशा अपने माँ बाप के बहुत करीब था, और जब अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, एंड इट्स अ चैलेंज, पेरेंटिंग इज अ चैलेंज, बहुत आसान नहीं है। आप लोग तो खाली वो हंसी मजाक देखते हैं, वो प्यार देखते हैं, वो सीखना देखते हैं, लेकिन जो डांट मुझे पड़ती है वो आप नहीं देखते हैं। जिस तरह से मुझे सारी चीजों से जूझना पड़ता है वो आप नहीं देखते हैं, क्योंकि जब बच्ची टीनेजर बनती है तो उसके अलग रंग ढंग होते हैं, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है, और एक पेरेंट को अडेप्ट करना पड़ता है कि किस तरह से अब बेटी के साथ बात किया जाए। कियारा से बहुत कुछ सीखा हूं मैं, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं हमसे। हमारे वक्त में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेक्नोलॉजी ये बहुत ही कम था, तब शुरू हुआ था बस। और लेकिन उसे सब कुछ पता है। वो उसने लॉकडाउन के दौरान, मैंने और मानसी ने 5 शॉर्ट फिल्में की, तो कियारा ने उन 5 फिल्मों की शूटिंग की। शी वाज हैंडलिंग द कैमरा, तो उसे फ्रेमिंग का सेंस है, एक इनहेरेंट सेंस है, वो पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन इतना वो लोग देखते हैं, चाहे वो पिंटरेस्ट हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल पे बहुत सारी चीजें वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो वो उसका विजुअल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग था, तो उससे मैंने बहुत सारी चीजें शूटिंग करते वक्त सीखी, और अभी भी सीखता रहता हूँ, रोज ना रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और दीपाक्षी, ये कहाँ से आया उसके अंदर, ये मुझे पता नहीं, शायद कुछ जीन्स हो, हमारा खून तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसका जो एक उसकी उत्सुकता जो है, उसकी ज्ञान ढूंढने की जो एक कांस्टेंट उसकी जर्नी चलती रहती है। आप मानेंगे नहीं कि 4 महीने 5 महीने लॉकडाउन में उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घुटन हो रही है। काफी सारी कहानियां हम लोग सुन रहे, तो ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद मतलब आसपास इतना सब चल रहा था, रोज सुबह व्हाट्सएप पे वही सब खबरें आ रही थी। तो हमने प्लान किया था कि कियारा जब पढ़ाई नहीं कर रही है तो हमारे साथ बैठेगी, हम लोग बातें करेंगे। हम लोग पत्ते खेलते थे साथ में, ऊनो करके गेम आता है, मैंने लूडो खेलना शुरू कर दिया वापस। बचपन में खेला करता था, लूडो पे खेलना शुरू कर दिया। फिर शाम को 1 घंटे हम लोग सब हमारी घर के जो आंगन है वहां बैठे रहते थे, चाहे कुछ करे ना करे, फोन को टच नहीं करना है। तो ये सारी बातें, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, यूजुअली पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन इस केस में कियारा ने हमें सिखाया कि आप 24 घंटे क्यों होते हैं। जी, तो मैंने उसे 1-2 बार कहा कि मुझे इंस्टाग्राम करना पड़ता है, मुझे ये जूम कॉल्स करने पड़ते हैं। शी सेड नो, मेक टाइम फॉर इट, कि उसके लिए आप वक्त बनाएं, लेकिन उसी वक्त में करें। तो I feel that there are a lot more what do I say, they've learned a lot about life and much faster. सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि पहले आपने टेलीविजन की दुनिया में काम किया, उसके बाद आप बॉलीवुड की दुनिया में काम करते नजर आए, और उसके बाद आप वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करने की आपकी जर्नी कैसे रही? सबसे पहले तो एक्टर को उतना मीडियम से माध्यम से फर्क पड़ता नहीं है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस में ट्वीक करनी पड़ती है। जैसे आप थिएटर पे हैं तो आपको थोड़ा लाउड होना पड़ता है, ताकि लास्ट बेंच पे जो बैठा है उसे आपकी आवाज सुनाई दे। टेलीविजन, मेरे हिसाब से जब तक मैंने टेलीविजन किया तो मैं उसे आई ट्राई टू कीप इट रियल, क्योंकि टेलीविजन में एक टेंडेंसी है एक्टर्स की, बहुत लाउड हो जाते हैं, बहुत ओवर द टॉप हो जाते हैं, लेकिन टेलीविजन का माध्यम वो है नहीं। इंटरनेशनली आप देखें तो शोज में लोग जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वैसे ही बात करते हैं, तो उसमें हम और आप बात कर रहे हैं वैसे ही बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है टेलीविजन पे वो मेंटेन करने की। फिल्मों में थोड़ा सा किरदार, इट डिपेंड्स। जैसे शूट आउट लोखंडवाला में मैं किरदार बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ फट्टू का किरदार था, तो उसमें मैंने वैसी परफॉर्मेंस दी। काबिल में थोड़ा सा एक एरोगेंट स्पॉइल्ड चाइल्ड था, वहां पे वैसी परफॉर्मेंस है। अब मुंबई सागा मेरी जो अगली फिल्म आ रही है, उसमें मैं चाहता हूँ, हालांकि ये इंटरव्यू पेपर के लिए है, लेकिन एक छोटी सी बात है, मुंबई सागा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपने ये वाला रोहित बोस रॉय आपने कभी भी नहीं देखा है। जैसे पेपर के बारे में आप मुझे बता रही है कि पेपर में जो किरदार है अब्दुल का, वो आपने पहले नहीं देखा है, तो मुंबई सागा का जिस तरह से मैंने कैरेक्टर बिल्ड किया है, वो आई एम श्योर आपने पहले कभी नहीं देखा। जैसे मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं खुद अपने आप को देख के बोर हो जाता हूँ, तो फैंस भी बोर हो जाते होंगे, तो उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। तो चाहे वो वेशभूषा हो या डायलॉग डिलीवरी हो या जिस तरह से आप लोग कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं वो हो, कुछ अलग देंगे। तो देखिए, मैं
कोई ऋतिक रोशन तो हूं नहीं कि ऋतिक रोशन कुछ भी करता है लोगों को पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता है। तो मेरा अब उस जोन में आ गया हूं जहां पे जो भी किरदार मैं करूं एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये बात मैंने कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई साहब से सीखी है। उन्होंने बहुत जल्दी ये अपने आप को कमिट कर लिया था कि भाई मैं अब कैरेक्टर एक्टर हूं और मुझे कैरेक्टर पे काम करना है। तो मैं हमेशा कहता था क्या कैरेक्टर एक्टर, मैं तो हीरो हूं, मैं तो हीरो जैसे काम करूंगा। लेकिन अब बात समझ में आई है कि आप हीरो हो, विलेन हो, कॉमेडियन हो, जो भी हो, आपका कैरेक्टर जो है वो करेक्ट दिखना चाहिए स्क्रीन पे कि ये आदमी पहला शॉट देके समझ जाए कि अच्छा ये अब्दुल है, अब्दुल ऐसा आदमी है, अब्दुल के लाइक्स और डिसलाइक्स ऐसे हैं, ये चीजें पसंद करता है, ये चीजें नापसंद करता है। तो वो जो काम है मैंने कभी अपने करियर में किया नहीं है। अब पिछले आई थिंक 7-8-10 सालों से करना शुरू किया है। पहला जो मुझे प्रोजेक्ट याद है जिसमें मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी वो थी शूट आउट एट लोखंडवाला, और देखिए उसका नतीजा भी अच्छा ही हुआ। बहुत ही बेहतरीन था। जी आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो शूट आउट एट लोखंडवाला जो मूवी बनी थी उसके हर किरदार जो है वो बखूबी तरीके से जो है बड़े पर्दे पर नजर आए थे। हर एक किरदार ने जो है अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने रखा था। क्योंकि जब भी ये बात होती है कि अगर इस फिल्म का सीक्वल बनेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि वो उसके मुकाबले हो पाएगा या नहीं। जी, उसमें एक्चुअली हमारी स्टारकास्ट इतनी बढ़िया थी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक ने छोटा सा रोल किया था, विवेक थे, तुषार थे, मैं था। इतनी अच्छी स्टारकास्ट थी और बहुत घुल मिल के हम लोगों ने काम किया था। और पूरा श्रेय आई थिंक इस फिल्म का पूरा श्रेय अपूर्व लाखिया को जाना चाहिए जिसने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, और मेरे भाई संजय गुप्ता जिन्होंने इस फिल्म को इस तरह से डिजाइन की है और कभी किसी चीज में कटौती नहीं की। क्लाइमैक्स जो हमने शूट किया था, 27 दिन का क्लाइमैक्स शूट किया था, उसके लिए पूरा एक लोखंडवाला का कॉम्प्लेक्स बनाया था फिल्म सिटी में। तो जब आप उस स्केल का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट अच्छा आता ही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि आप एक्टिंग की दुनिया में जाएंगे? क्योंकि कई जो एक्टर्स होते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मुझे बचपन से ही कि मुझे ये बनना है या ये किरदार निभाना है। तो क्या आपके जहन में भी ये चीज थी और किस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? मैंने बचपन से ये डिसाइड किया था कि मैं एक्टर कभी नहीं बनूंगा। तो मैं अपने बड़े भाई साहब को देखता था, एक फिल्म आई थी उनकी, पहली फिल्म सुपरहिट फिल्म थी जान तेरे नाम, और उसमें मैंने उनको देखा और मुझे याद है आज भी कि मैं घर गया और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी तुम्हारा बड़ा बेटा तो अजीब सी काम कर रहा है। मैं गया था उनसे मिलने और वो तो आधी चड्डी पहन के पानी में कूद रहे हैं और एक लड़की है उनके साथ और अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, गाना बज रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो तालीम आपने हमें दी नहीं थी। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं थी, बहुत छोटा था मैं, तभी गाना शूट हो रहा था, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, बहुत सुपर हिट गाना था। और रौनक और फरहीन जो हीरोइन थी वो लोग शूटिंग कर रहे थे और एक पूल में शूटिंग हो रही थी। और देखिए किस्मत कैसी चीज होती है, किस्मत ने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी एक्टर बनना है। हालांकि रौनक कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, वो चाहते थे कि मैं IAS या IFS ज्वाइन करूं, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। और मैं भी बहुत ही एक पढ़ाकू टाइप लड़का था और एक्टर कभी भी नहीं बनना चाहता था। लेकिन मैंने हमेशा कहा है, मैं अपने लेक्चर्स में भी कहता हूँ कि ज्यादा प्लानिंग करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि किस्मत कुछ तो लिख के लाई है आपके लिए, और वो जो किस्मत की लिखाई है वो आप संवार सकते हैं, आप बदल नहीं सकते। जिस दिन मैं एक्टर बना मैंने सोचा कि बस अब जो भी मेरे अंदर है सक्षमता, जो भी टैलेंट है वो मैं इसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, लेकिन प्लान कभी भी नहीं था बनने का। सर, ये जो आपका सफर है अब तक का, एक्टिंग की दुनिया की बात करें या बाकी, वो अब तक का आपका सफर किस तरह से रहा है? क्योंकि आपने इस दौरान बहुत सारी चीजों को फेस किया होगा, बहुत सारी चीजें जो आपने इस दौरान देखी होगी, झेली होगी, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरी करियर बहुत ही एक चेकर्ड करियर रहा है, आपके सामने ही है। मेरी शुरुआत ऐसे धमाके से हुई कि लोगों को लगा कि भाई ये तो नेक्स्ट सुपरस्टार है और इसे टेलीविजन में काम नहीं करना चाहिए, इसे सिर्फ फिल्मों में काम करना चाहिए और ये तो हिला के रख देगा। सारे उस वक्त के जितने टैबलॉइड्स थे, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, सिनेब्लिट्स वगैरह वगैरह वगैरह, सारे मेरे आर्टिकल्स कैरी करते थे और कई अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। तो मैंने जो अपनी शुरुआत देखी वो बहुत ही धुआंधार थी। करीब 8-10 साल तक मैंने टेलीविजन पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुपरहिट काम किया। लेकिन उसके बाद जब फिल्मों में मेरा प्रवेश हुआ तो मेरी कोई भी फिल्म पहली फिल्म नहीं चली। और जब कोई फिल्म नहीं चलती है और आप आउटसाइडर होते हैं तो आपको सपोर्ट करने में किसी को दिलचस्पी होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए।
मैं ये किसी रिग्रेट के साथ नहीं कहता, ये असली बात है कि भाई अगर आप किसी के भाई बेटे बहन नहीं है तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो रही है तो आपको कोई देखने आएगा नहीं और नहीं आना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि जब फिल्मों में प्रवेश हुआ उसके बाद बहुत ही मैंने एक लो पीरियड देखा जब मेरे पास काम नहीं था। और जब आपकी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो लोग थोड़ा सा हाय रोहित करके निकल जाते हैं, वो भी जायज सी बात है। जी जी, थोड़ा सा चक्कर मार के निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी देश और दुनिया की प्रथा है कि उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं। खैर, तो मेरे साथ ये हुआ और उसके बाद काम मिलना बंद हो गया बिल्कुल। और आप मानिए नहीं, मेरे को हमेशा ये पूछा जाता है कि सर शूट आउट है लोखंडवाला जैसी फिल्म के बाद हमने सोचा था कि आप किसी और ही स्तर पे पहुंच जाएंगे, वैसा भी नहीं हुआ। उसके बाद टेलीविजन भी किया, टेलीविजन भी कोई खास सक्सेस नहीं मिला, शोज मिलते गए लेकिन सक्सेस नहीं मिला। उसके बाद मैंने वेब शोज करना शुरू किया। मैंने मेमोरीज करके विक्रम भट्ट के साथ एक वेब शो किया और उसके बाद मुझे काबिल मिली। काबिल के बाद गाड़ी फिर वापस पटरी पे आई। एक 6-8 साल नहीं बोलूंगा पर 2-3 साल का वक्त था जब कुछ सही नहीं हो रहा था, कुछ भी। और फिर काबिल के बाद भी लोगों ने इतनी तारीफ की, लोगों ने ये कहा कि क्या रोल है, क्या परफॉर्मेंस है, कितनी अच्छी फिल्म है, सुपर हिट फिल्म है, इतने बड़े सुपरस्टार के सामने फिल्म थी। उसके बाद भी 6 महीने में घर बैठा, उसके बाद भी कोई काम नहीं मिला। तो मेरे करियर में उतार चढ़ाव मैंने बहुत देखे हैं देवाक्षी, और मेरा ये मानना है कि ये हमेशा एक लर्निंग कर्व की तरह रहा है। अगर मेरे साथ ये नहीं होता तो मैं अपना क्राफ्ट कभी सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि जब आपकी गाड़ी चलती रहती है ना तो आप सोचते हैं कि ठीक है सब ठीक ही चल रहा है यार, और क्या सीखने की जरूरत है। तो हाँ, काफी I've seen more lows than highs, लेकिन I'd like to say one thing that I'm very grateful to my fans जो स्वाभिमान से मुझे बर्दाश्त किए जा रहे हैं और अभी भी बर्दाश्त करते हैं, और उनकी बच्चियां भी अभी बैठ के बर्दाश्त करती हैं और स्वाभिमान के रीरन्स भी देखते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं अभी भी 25 साल बाद यहाँ पे टिका हुआ हूँ। सर, मैंने यही बोला था कि आपने जिस तरह से जो अपनी छाप छोड़ी हुई है ना, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से छोड़ी हुई है कि लोगों के दिलों पे वो है और उनको पता है कि आपके किरदार कैसा है, आप किस तरह से किरदार निभाते हैं। क्योंकि एक एक्टर की जो मेहनत होती है वो साफ रंग लाती है, वो दिखाई भी देती है। और इसी वजह से फैन जो है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो बल्कि आपको प्यार दे रहे हैं और लगातार आगे भी उसी तरह से प्यार देते रहेंगे। मेरा मतलब वही था कि मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह उनका इतने सालों से मिला है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब स्वाभिमान चल रहा था तो कुछ 3.25 साल चला था, तो प्लस चैनल जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे वहां पे बोरियां भर भर के मेरे लिए खत आते थे, और उसमें से कई सारे खत ऐसे होते थे जो खून से लिखे होते थे। और मैं तभी बच्चा था और मैं बहुत डर जाता था, और मैं भट्ट साहब को बोलता था कि भट्ट साहब ये तो गलत है। बोले बेटा, स्टारडम का मतलब यही होता है, रिएक्ट मत करना, इसका अगर रिप्लाई कर सके तो रिप्लाई कर देना। लेकिन उन्होंने ये सजेस्ट किया कि रिप्लाई मत करना, क्योंकि अगर रिप्लाई करोगे तो वो और आपको खत लिखेगी इसी तरह खून में। तो मैंने कभी भी उन खतों का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने आज लगता है कि शायद उनमें से कुछ बचा के रखने चाहिए थे, ताकि अपनी बच्ची को तो दिखा सकूं कि तुम्हारे पिताजी एक वक्त स्टार थे। नहीं सर, बिल्कुल, क्योंकि लोग अभी भी जो है आपको उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना पहले देते थे, और वेब सीरीज की दुनिया में भी जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पसंद करते हुए इस वक्त भी नजर आ रहे हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्टिंग की दुनिया के अलावा आपने जो है अपना फैशन ब्रांड शुरू किया है, तो उस बारे में आप कुछ दिलचस्प बातें अपने फैंस को बताना चाहेंगे? मुझे बचपन से कपड़ों का बहुत शौक था। फैशन के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन कपड़ों का बड़ा शौक था। मैं कभी ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पहनता हूँ। जैसे मेरे घर में जो आर्ट वर्क्स हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अपने दीवार पे टंगाए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो महंगे हैं या किसी बड़े आर्टिस्ट के हैं। तो कपड़ों का भी ऐसा ही था। मैं जरूरी नहीं है कि मैं ब्रांड्स पहनूं, मैं फैशन स्ट्रीट से शॉपिंग करता था, वहीं के कपड़े भी पहनता था, लेकिन बड़ा मजा आता था। फिर जब ये मौका मिला कि स्टिच्ड करके जो कंपनी है वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ एक लाइन लॉन्च करना चाहते हैं, और उनके आइडियाज बड़े अच्छे लगे मुझे। तो मैंने रोहित रॉय फॉर स्टिच्ड लॉन्च किया, और ऊपर वाले की कृपा है कि वो भी अच्छा चल रहा है। वो मेरा रिटायरमेंट प्लान है, तो वो भी अच्छा चल रहा है, और वो एक एक्सटेंशन है मेरी पर्सनालिटी का कि मुझे फैशन अच्छा लगता है, कपड़े अच्छे लगते हैं, तो वो चल रहा है। जाने से पहले मैं
दीपाक्षी जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके ऑडियंस को। तो मैं कहना चाहूंगा आपके ऑडियंसेस को कि पेपर जो अब 13 नवंबर दिवाली के दिन उल्लू पर आ रहा है, आप लोग प्लीज प्लीज देखें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें हमने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, एक जर्नी है एक इंसान की, और किस तरह से वो एक छोटे से गांव से लेके हिंदुस्तान का डॉन बन जाता है। ऐसा नहीं कि बंबई का या महाराष्ट्र का या बिहार का, और किस तरह से उसने ये जर्नी कंप्लीट की है। तो मैं आप सभी को चाहता हूं कि आप लोग, और ये फैमिली एंटरटेनर, आप लोग सब साथ में बैठ के देखें और फिर जरूर बताएं कि मैंने काम कैसा किया है। I'll have to take your leave, दीपाक्षी। मेरी एक्चुअली यूके वीजा की एक मीटिंग है, तो मैं थैंक यू सो मच सर। हम थैंक यू वेरी मच दीपाक्षी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का। और हम अपने फैंस से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप इंस्टाफीड को प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही देखते रहिए। और अगर आपको ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए इंस्टाफीड। धन्यवाद। InstaFeed.